रामपुर नामक एक छोटे से गांव में एक धनी सेठ सोहनलाल अपनी पत्नी मालती और अपने 3 लड़के राकेश, सुरेश और मोहन के साथ रहा करता था। सेठ के तीनों लड़के अच्छी नौकरी किया करते थे, परंतु सेठ की पत्नी मालती बहुत ही लालची स्वभाव की महिला थी। मालती अपने तीनों लड़कों की शादी बहुत ही अमीर लड़कियों से कराना चाहती थी। ऐसे ही एक दिन, सुनो जी, हमारे तीनों लड़के बड़े हो गए हैं और उनकी अच्छी नौकरियां भी लग गई है। अब हमें उनकी शादी कर देनी चाहिए। पहले अपने तीनों लड़कों से तो पूछ लो। उनसे क्या पूछना, मेरी पसंद ही उनकी पसंद होगी। मैं अपने लड़कों के लिए एक अमीर घर की लड़कियां ही ढूंढूंगी। जिसके बाद मालती अपने बेटों के लिए अमीर घर की लड़कियों के रिश्ते ढूंढने लगती है। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। एक दिन मालती की एक सहेली उसे एक अमीर घर की 2 बहनों के बारे में बताती है, जिसके परिवार वाले बहुत अमीर होते हैं। मालती बिना देर लगाए अपने दोनों बड़े बेटे राकेश और सुरेश की शादी कोमल और प्रिया नाम की लड़कियों से करा देती है। मालती की दोनों बहुएं अपने साथ बहुत सारा दहेज, धन दौलत और गाड़ियां भी लेकर आई थी। मुझे अपने दोनों बेटों के लिए 2 अमीर घर की लड़कियां मिल गई, जो अपने साथ बहुत धन दौलत और गाड़ियां भी लेकर आई है। बस अब मुझे अपने छोटे बेटे मोहन के लिए भी एक अमीर घर की लड़की की तलाश है। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। एक दिन, माँ, मुझे अपने काम के कारण एक हफ्ते के लिए बिलासपुर गांव जाना है। आप मेरा सामान पैक कर दो। इस बार तो मैं तेरा सामान पैक कर देती हूँ, लेकिन अगली बार मैं तेरी भाभीयों की तरह तेरे लिए भी एक अमीर घर की लड़की ढूंढ कर ले आऊंगी, जो तेरा सामान पैक करे। मोहन अपने काम के लिए एक हफ्ते के लिए बिलासपुर के लिए निकल जाता है। बिलासपुर में मोहन की मुलाकात सीता नाम की एक लड़की से होती है। मोहन को सीता से पहली नजर में प्यार हो जाता है। सीता एक गरीब किसान की बेटी थी। वो दयालु व संस्कारी स्वभाव की लड़की थी। वो हमेशा दूसरों की मदद किया करती थी। मोहन भी एक सीधा साधा किस्म का लड़का था, जिस वजह से सीता की इन खूबियों को देखकर मोहन को सीता भा जाती है और सीता भी अपने मन का वर पाकर खुश होती है। जिसके बाद मोहन सीता से गांव के मंदिर में शादी करके उसे अपने घर ले जाता है। जब मालती इतने दिनों बाद मोहन को देखती है तो बहुत खुश होती है, परंतु जब वो मोहन के साथ एक लड़की को देखती है तो मोहन से पूछती हुई कहती है, ये लड़की कौन है मोहन? माँ, ये आपकी बहू और मेरी पत्नी है। मोहन, तुमने शादी कर ली और हमें बताया तक नहीं। माँ, मैं जानता था कि आप एक गरीब घर की लड़की को स्वीकार नहीं करेंगी, इसलिए मैंने मंदिर में जाकर सीता से शादी कर ली। सीता बहुत ही अच्छी और संस्कारी लड़की है। ये आपका बहुत अच्छे से ध्यान रखेगी। एक तो तूने बिना कुछ बताए छुपकर शादी कर ली, और वो भी एक गरीब लड़की से। तू जानता था ना मैंने तेरी शादी के लिए कितने सपने सजाए थे। मैं तेरे दोनों भाइयों की तरह तेरे लिए भी अमीर घर की लड़की लाना चाहती थी, पर तूने सब बर्बाद कर दिया। इस गरीब घर की लड़की को मैं कभी स्वीकार नहीं करूँगी। मेरी दोनों बहुएं बहुत सारा धन दौलत और गाड़ियाँ लेकर आई है, पर ये सीता खाली हाथ आ गई। पर माँ, मोहन कुछ कहता कि उससे पहले ही मालती वहाँ से चली जाती है। सीता को पूरे घर में मोहन के अलावा कोई नहीं चाहता था। मालती और उसकी दोनों बहुएं सीता से नफरत करती थी और इसका कारण था सीता की गरीबी। दिन ऐसे ही बीतते हैं। अब मालती और मालती की दोनों बहुएं सीता पर अत्याचार करने लगी थी। मालती और उसकी दोनों बहुएं घर का कुछ काम नहीं करती थी। वो दोनों सारा दिन बैठकर टीवी देखती और शॉपिंग किया करती थी। सीता ही घर का सारा काम करती थी, खाना बनाना, कपड़े धोना, घर की साफ सफाई इत्यादि। प्रिया और कोमल सीता को उसके गरीबी के लिए अक्सर ताना दिया करती थी। ऐसे ही एक दिन, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि जब मेरी दोनों बहुएं टीवी देख रही हो तो तुम यहाँ पर मत आया करो। जाओ रसोई में जाकर हमारे लिए पकोड़े बना कर ले आओ। सीता चुपचाप घर का सारा काम करती थी और किसी से कुछ शिकायत भी नहीं करती थी। एक दिन सोहनलाल मालती से कहता है, मालती, मैं देख रहा हूँ जब से छोटी बहू सीता हमारे घर में आई है तुम उसके साथ बहुत गलत व्यवहार कर रही हो। उससे ही घर के सारे काम करवाती हो और उसे बात बात पर गरीबी का ताना देती रहती हो। तुम प्रिया और कोमल को घर का काम करने के लिए क्यों नहीं कहती? देखो मालती, हमारे लिए तीनों बहुएं समान हैं।
इसमें गलत क्या है? हमारे दोनों बहुएं बहुत अमीर परिवार से आई है, उन्हें घर के काम करने थोड़ी ना आते होंगे। और ये सीता ठहरी गरीब किसान की बेटी देखने से ही नौकरानी लगती है, उसे घर के काम करने के अलावा आता ही क्या है? उसकी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ थी जो इस परिवार की बहू बनती। वो तो मेरे बेटे के कारण मुझे इसे झेलना पड़ रहा है, नहीं तो मैं अपने बेटे की शादी किसी अमीर घर की लड़की से ही करती। ऑफिस से लौटकर आया मोहन ये सब बातें सुन लेता है। आप सीता के साथ ऐसा व्यवहार मत कीजिए माँ। वो गरीब है तो क्या हुआ, बहुत गुणी और संस्कारी भी तो है, दूसरों की मदद करती है, उसका मन बहुत साफ है, उसके मन में सबके लिए दया है। माँ, आप एक बार सीता की गरीबी से हटकर उसकी अच्छाइयाँ समझने की कोशिश कीजिए। चुप कर, बड़ा है अपनी बीवी की तरफदारी करने वाला। तू मुझे ये मत बता कि मुझे किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। इतना बोलते ही मालती वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। कुछ दिन बाद होली का त्योहार आने वाला था। मालती के घर के रिवाज के अनुसार तीनों बहुएं शादी के बाद पहली होली के लिए अपने मायके जाने की तैयारी करने लगती है। तीनों बहुएं अपना अपना सामान पैक करके अपने अपने मायके जाने के लिए घर से निकलने लगती है कि तभी मालती कहती है, आराम से जाना और एक हफ्ता तो क्या 10-15 दिन रुक के आना और अपना ध्यान रखना। सभी को मेरा नमस्ते कहना और जल्दी जाओ, कहीं देर ना हो जाए। इतना कहकर मालती कोमल और प्रिया को उनके घर के लिए विदा करती है। प्रिया और कोमल के पापा ने उनके लिए महंगी गाड़ियाँ ड्राइवर के साथ भेज रखी थी। प्रिया और कोमल उस गाड़ी में बैठकर अपने मायके के लिए चल देती है। रुकी क्यों है तू यहाँ पर? तेरे लिए यहाँ कोई गाड़ी नहीं आने वाली है। यहाँ से कुछ दूर पर बस स्टेशन है, वहीं से बस पकड़ के अपने गांव को चली जा। और सुन, 1-2 दिन में ही लौट आइयो। यहाँ पर बहुत सारा काम पड़ा है, वो काम तुझे ही करना है। इतना कहती ही मालती बेहोश हो जाती है। सीता उसे पकड़ लेती है और उसे गिरने से बचा लेती है। माँ जी क्या हुआ आपको? सीता मालती को पकड़कर किसी तरह उसे बेड पर लेटा देती है और तुरंत डॉक्टर को फोन करती है। डॉक्टर आकर मालती को चेक करते हैं और चेक करने के बाद डॉक्टर सोहन लाल से कहती है, इनका बीपी और शुगर लेवल बढ़ा हुआ है। अब आप लोग को इनका खाने पीने और दवाइयों का विशेष ध्यान रखना होगा। समय पर दवाइयाँ देनी होगी और जितना हो सके उतना आराम करने देना और बिस्तर से बिल्कुल भी उठने मत देना, वरना आगे जाकर इनकी जान को भी खतरा हो सकता है। ऐसा कहकर डॉक्टर वहाँ से चली जाती है। उस दिन के बाद से सीता मालती का विशेष रूप से ध्यान रखने लग जाती है। सही समय पर खाना और सही समय पर दवाइयाँ देने लगती है। सभी जिम्मेदारियाँ उसने अकेले अपने कंधों पर ले ली थी। अब सीता घर के कामों के साथ साथ मालती का भी अच्छे से ध्यान रखती थी। सही समय पर दवाइयाँ और पौष्टिक खाना खाने की वजह से कुछ ही समय में मालती पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गई। दोनों बहुएं प्रिया और कोमल भी कुछ दिनों के बाद अपने मायके से वापस आ जाती है। सीता, अब मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गई हूँ। मेरे कारण तुम अपने मायके भी नहीं जा पाई, अब तुम अपने मायके जा सकती हो। माँ जी, मेरी माँ नहीं है, आप मेरी माँ समान हो। आपको छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा। मैंने हमेशा आप में अपनी माँ को देखा है। मैंने दिल से आपको अपनी माँ माना है। जिस दिन से मैं मोहन जी के साथ शादी करके इस घर में आई हूँ, उस दिन से ये घर मेरा हो गया और आपकी सेवा करना मेरा कर्तव्य है। आपकी तबीयत जब तक पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती, तब तक मैं गाँव कैसे जा सकती हूँ? सीता की निस्वार्थ सेवा और उसके ये शब्द सुनकर मालती को अपनी गलती का एहसास होता है। मुझे माफ कर दो सीता, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया। मैं पैसों के लालच में अंधी हो चुकी थी। मुझे लगता था पैसा ही सब कुछ होता है, पैसे से ही सब कुछ हम पा सकते हैं। परंतु तुम्हारे प्यार और कर्तव्य निष्ठा को देखकर आज मुझे एहसास हुआ कि जीवन में प्रेम से बड़ा कुछ नहीं होता है। बहू तो बेटी के समान होती है। मैंने अपनी दोनों बहुओं को तो बेटी माना, लेकिन तुम्हें कभी अपनी बहू तक नहीं माना। आज से मैं तुम्हें अपनी बेटी मानती हूँ। पास में खड़ी दोनों बहुओं में से बड़ी बहू प्रिया कहती है, माँ जी, आपने सही कहा। हमने भी सीता के साथ सही व्यवहार नहीं किया। सबसे छोटी बहू होकर भी इसने वो सब कुछ किया जो हम दोनों बड़ी बहुएं मिलकर भी नहीं कर पाई। हाँ सीता, मैंने भी तुम्हारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया। प्लीज तुम मुझे और प्रिया दीदी को माफ कर दो। सीता बड़ा दिल रखकर उन दोनों को माफ कर देती है। उस दिन के बाद से मालती सीता को भी अपनी दोनों बड़ी बहुओं के समान रखने लगती है। उस दिन के बाद से तीनों बहुएं एक साथ मिलकर घर का काम करने और आपस में बहुत प्रेम से रहने लगती है।
अपनी तीनों बहुओं को एक साथ काम करते देख और आपस में प्रेम से बात करते देख मालती बहुत खुश होती है और सीता जैसी छोटी बहू के लिए ईश्वर का धन्यवाद करती है। नागलोक में चंदा और प्रथा नाम की 2 नागिन बहनें रहती थी। उन दोनों बहनों का जन्म एक ही दिन हुआ था, परंतु उनकी शक्ल अलग अलग थी। चंदा एक सुलझी और समझदार नागिन थी, तो वहीं प्रथा घमंडी और नकचुड़ी नागिन थी। वो बस सुंदर और अच्छे दिखने वाले लोगों से ही बात करना पसंद करती थी। एक दिन दोनों बहनें नागलोक की नदी किनारे बैठकर अपने बालों को धो रही होती है। तभी वहाँ पर काली नागिन आती है और चंदा से बोलती है, चंदा, प्रथा, कैसी हो तुम दोनों? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो काली नागिन? आज अचानक यहाँ कैसे आना हुआ? मुझे अपने आकार को बड़ा करने वाला जादू सीखना था। क्या तुम दोनों मुझे सिखा दोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन मुझसे अच्छा ये जादू प्रथा को आता है, तुम उसी से सीख लो। प्रथा, क्या तुम मुझे वो जादू सिखा दोगी? तुम मेरे से बात मत करो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। लेकिन मुझसे बात करने में तुम्हें क्या परेशानी है? हाँ, मुझे बहुत परेशानी है। कहाँ मैं इतनी सुंदर और तुम इतनी काली। चंदा, काली नागिन को जादू तुम्हें सिखाना है तो सिखाओ, लेकिन मुझे सिखाने को मत बोलो। इतना कहकर प्रथा वहाँ से चली जाती है। फिर काली नागिन को रोते हुए देख चंदा कहती है, काली नागिन, प्रथा की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। मैं तुम्हें वो जादू सिखा दूंगी, तुम चिंता मत करो। उसके बाद चंदा काली नागिन को अपना आकार बड़ा करने वाला जादू सिखाती है। इसी तरह समय बीतता है। पूरे नागलोक में जहाँ चंदा सबकी मदद करती, वहीं प्रथा सबसे लड़ाई करती रहती थी। इसी तरह एक दिन प्रथा और चंदा के बचपन का दोस्त राकेश उनसे मिलने आता है, जिसे देखकर प्रथा की आंखों में चमक आ जाती है। लेकिन राकेश बचपन से ही चंदा से प्यार करता था। आते ही राकेश सबसे पहले चंदा से कहता है, चंदा, तुम आज भी उतनी खूबसूरत हो जितनी तुम बचपन में हुआ करती थी। शुक्रिया राजेश। तभी प्रथा एकदम से बोल पड़ती है, अच्छा, तुम सिर्फ चंदा की तारीफ करने आई हो, क्या मैं तुम्हारी दोस्त नहीं? अरे ये तुम कैसी बातें कर रही हो, तुम भी बहुत खूबसूरत हो, बस तुम्हारी नाक थोड़ी टेढ़ी हो गई है, क्योंकि 24 घंटे इस पर गुस्सा जो रहता है। राकेश की बात सुनकर चंदा हंसने लगती है। ये देखकर प्रथा को गुस्सा आता है और वो अपने नागिन रूप में आ जाती है और अपनी आंखों को लाल करके गुस्से में बोलती है, मेरी जुड़वा बहन होकर तुम मेरे ही मजाक पर हंस रही हो? तभी एकदम से राकेश कहता है, अरे अरे प्रथा, तुम तो गुस्सा हो गई, मैं तो बस यूं ही मजाक कर रहा था। राकेश की बात सुनकर प्रथा गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तभी राकेश चंदा से कहता है, बाप रे, कितना गुस्सा आता है प्रथा को, एक पल के लिए तो मैं डर ही गया था। मेरे लिए तो ये सब साधारण है, ये प्रथा का रोज का ही है, तुम तो जानते हो ना उसको कितना गुस्सा आता है। ऐसे ही वक्त गुजरता है और राकेश और चंदा की नजदीकियां बढ़ने लगती है, तो वहीं प्रथा के मन में भी राकेश को लेकर प्यार बढ़ने लगता है। ऐसे ही एक दिन जब राकेश और चंदा सांप के रूप में टहल रहे होते हैं, तभी अचानक से चंदा की पूंछ एक पत्थर से दब जाती है। फिर चंदा अपने इंसानी रूप में आती है। उसके पैरों में जरा चोट लग गई थी। चंदा, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, बस थोड़ा खून निकल रहा है। अरे अरे, ये तो बहुत ज्यादा खून निकल रहा है। राकेश चंदा के घाव को साफ करता है और कहता है, बहुत दर्द हो रहा है क्या चंदा? नहीं नहीं, ज्यादा दर्द नहीं हो रहा है। इतना कहकर राकेश चंदा के पैरों को चूम लेता है। ये सब देख चंदा कहती है, अरे ये क्या कर रहे हो? वही जो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ चंदा। मैं चाहता हूँ हमारा ये साथ जन्मों जन्म तक हो जाए। बचपन से लेकर आज तक मैंने सिर्फ तुमसे ही प्यार किया है, लेकिन कभी तुम्हें कह नहीं पाया। सच कहूँ तो मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। इतना कहकर दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। उसके बाद एक साथ नृत्य करने लगते हैं और उनको ऐसा करते हुए प्रथा देख लेती है और गुस्से में आग बबूला हो जाती है और खुद से ही बोलती है, मेरी ही बहन होकर
मेरा ही घर उजाड़ रही है। क्या इसे इतना नहीं पता कि मैं राकेश से कितना प्यार करती हूँ और मैं उसे किसी भी हाल में पाना चाहती हूँ। फिर भी ये उसके साथ नृत्य कर रही है और मैं इसे कभी माफ नहीं करूँगी और राकेश को तो मैं पाकर ही रहूँगी। फिर चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, राकेश मेरा है और मेरा ही रहेगा। उसके बाद प्रथा गुस्से में वहाँ से चली जाती है और राकेश को पाने की आग उसके मन में चंदा के लिए नफरत पैदा कर देती है। अपनी शक्तियों को 4 गुना बढ़ाने के लिए प्रथा घोर तपस्या करती है। इसके लिए वो बिना किसी को बताए दूर बर्फीली पहाड़ी के ऊपर शिव मंदिर के पास बैठकर तपस्या करने लगती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बिना कुछ बताए प्रथा के गायब हो जाने की वजह से चंदा बहुत परेशान हो जाती है। इसी तरह 6 महीने बीत जाते हैं। चंदा अपनी बहन को हर जगह ढूंढती है पर वो उसे कहीं नहीं मिलती। एक दिन चंदा राकेश से कहती है, प्रथा ने पहली बार ऐसा किया है। इससे पहले उसने ऐसा कभी नहीं किया। उसे गुस्सा बहुत आता है लेकिन वो मुझसे प्यार भी बहुत करती है। चंदा इतना बोल ही रही होती है कि तभी वहाँ प्रथा आ जाती है और कहती है, चंदा देखो मैं आ गई। मेरी बहन, तुम इतने महीनों से कहाँ थी? क्या तुम्हें मेरा ख्याल नहीं आया? मैं शिव जी की तपस्या करने गई थी। मैंने कभी किसी नाग नागिन से ठीक से बात नहीं की और मेरे कर्म भी बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। इसलिए मैं अपने पापों के प्रायश्चित के लिए गई थी। अब मैं बहुत अच्छी हो गई हूँ। अब मैं सभी से विनम्र होकर बात करूँगी। इतना कहकर प्रथा वहाँ से चली जाती है। चंदा अपनी बहन के वापस आ जाने से बहुत खुश थी, लेकिन राकेश को प्रथा के बदले व्यवहार को देखकर उस पर थोड़ी शंका हो रही थी। इसी तरह दिन बीतते जाते हैं और प्रथा नागलोक में सभी से बहुत हंसकर बात करती थी। एक दिन चंदा अपनी गुफा में आराम कर रही थी। तभी तपस्या से प्राप्त की हुई शक्तियों का इस्तेमाल करके प्रथा राकेश का रूप लेकर वहां आती है और कहती है, चंदा आज मेरा मन बहुत विचलित हो रहा है। न जाने क्या अनहोनी होने वाली है। क्या मैं तुम्हारे गले लग सकता हूँ? क्यों नहीं राकेश। फिर वो चंदा को गले से लगा लेता है। उसके बाद राकेश का रूप ली हुई प्रथा चंदा पर एक खंजर से वार कर देती है। तभी चंदा दर्द से कराहती हुई जमीन पर गिर जाती है। उसके गिरते ही प्रथा वापस अपने असली रूप में आ जाती है। अपनी बहन को देख चंदा कहती है, प्रथा मेरी बहन, तुमने ये सब क्यों किया? क्यों ना करती मैं ऐसा। आज तक सबका प्यार सिर्फ तुम्हें मिला है। मैंने सिर्फ एक लड़के से प्यार किया, लेकिन तुमने उसे भी मुझसे छीन लिया। इसलिए मैंने तुम्हें मारा। थोड़ी देर बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। फिर राकेश सिर्फ मेरा होगा। अब मैं किसी का भी रूप ले सकती हूँ। इतने महीने तपस्या करके मैंने यही हासिल किया है। इतना कहकर प्रथा चंदा का रूप ले लेती है और सीधा राकेश के पास चली जाती है और उसके गले लग जाती है। गले लगने पर राकेश को कुछ अजीब सा फील होता है। तभी उसकी नजर चंदा के पैरों पर जाती है। वो देखता है कि कुछ दिन पहले चंदा के पैर पर जो चोट लगी थी वो गायब है। राकेश को समझते देर नहीं लगती कि हो ना हो कुछ तो गड़बड़ जरूर है। वो तुरंत चंदा के बाल पकड़ लेता है और कहता है, कौन है तू? सच सच बता, वरना मैं तेरा बाल कभी नहीं छोड़ूंगा। राकेश, मैं तुम्हारी चंदा हूँ। तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हो? झूठ मत बोल, तू मेरी चंदा है ही नहीं। बता मेरी चंदा किस हाल में है? उसके बाद प्रथा अपने असली रूप में आ जाती है और कहती है, तुम मुझसे प्यार नहीं करती, तुम्हें सिर्फ वो चंदा पसंद है। ऐसा क्या है उस चंदा में जो मुझ में नहीं है? दिल, एक साफ दिल जो उसके पास है और तुम्हारे पास नहीं है। तुमने जो हरकत की है, अगर तुम्हारी जगह वो होती तो कभी नहीं करती। बस यही फर्क है तुम दोनों में। इतना कहकर राकेश भागता हुआ गुफा में जाता है। वो देखता है कि चंदा जख्मी हालत में पड़ी हुई है। वो तुरंत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उसको ठीक करता है। उसके बाद राकेश नागराज से प्रथा की शिकायत करता है। नागराज प्रथा की सारी शक्तियाँ छीन लेते हैं और उसे हमेशा हमेशा के लिए बंदी बना लेते हैं। और दूसरी तरफ राकेश और चंदा जंगलों में घूम घूम कर अपना जीवन हंसी खुशी और प्यार से व्यतीत करने लगते हैं।